आज क्लास 11th इलास्टिसिटी के लेक्चर नंबर 6 में हम लोग कुछ बचे हुए निगमन को और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 5 तक में प्रतिबल, विकृति, प्रत्यास्थता गुणांक, उसके और भी निगमन जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, दो क्लैंपों में कसे तार में उत्पन्न तनाव बल उसके बारे में, और अंतरा परमाणु बल नियतांक के सूत्र के बारे में हम लोगों ने निगमन किया। अब हम लोग क्लास 11th के इलास्टिसिटी लेक्चर नंबर 6 में बात करेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस, भंजक प्रतिबल क्या होता है उसको और उसके निगमन के बारे में, पॉइसन अनुपात क्या होता है और उसके सूत्र के निगमन के बारे में, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आए हम लोग बात करते हैं इसके निगमनों के बारे में लेक्चर नंबर 6 में। तो हम सबसे पहले पॉइसन अनुपात के बारे में बात करते हैं। पॉइसन अनुपात, ये पॉइसन अनुपात क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पॉइसन अनुपात होता है, यहाँ पर विकृति जो अनुदैर्ध्य विकृति हम लोगों ने पढ़ा है उसको यहाँ पर दो प्रकार से बताया गया है। एक प्रकार से यह बताया गया है कि मान लो भाई कि यह कोई लंबी चीज़ है, तार है, इसको ऐसे सीधा नीचे खींचा जा रहा है। तो तार को सीधा नीचे खींचा जा रहा है तो तार की लंबाई में वृद्धि तो हो ही रही है, उसके साथ साथ इसका जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, वो कम भी होता जा रहा है। यदि किसी तार को, कोई मोटा तार है, उसको लंबा खींचते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसके साथ साथ उसके पार्श्वी या जो पार्श्वी विकृति भी होता है, विपथन होता है और यह पतला हो जाता है। तो इसके डायमीटर, इसके व्यास में कितना परिवर्तन या विकृति उत्पन्न हो रही है, कमी हो रही है। यदि इसको हम दबाते हैं, सपोज करो कोई ऐसा चीज़ है कि इसको दबाने पर यह फैल रहा है, मोटा हो रहा है, तो इसको दबा रहे हैं तो लंबाई में कमी हो रहा है और इसकी चौड़ाई में वृद्धि हो रहा है। तो पॉइसन अनुपात बताता है कि जब हम किसी तार को खींचते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि के साथ साथ उसकी जो मोटाई होती है उसमें कमी आता है। तो इन दोनों के अनुपात को ही पॉइसन रेशियो कहते हैं, करके दोनों में परिवर्तन होता है, इसलिए हम दोनों की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइसन अनुपात की परिभाषा बताएंगे और बताएंगे पार्श्वीय विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ही ये दोनों विकृतियों, अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को विकृति के अनुपात को पॉइसन अनुपात कहते हैं। पॉइसन अनुपात कहते हैं। अब भाई सबसे पहले हम पार्श्वी विकृति क्या होती है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो पार्श्वी विकृति क्या होगी? पार्श्व का मतलब बगल में होता है, पार्श्वी विकृति होती है व्यास में वृद्धि या कमी, डेल्टा डी बटा के प्रारंभिक व्यास, डी यहाँ डायमीटर है, इसका डायमीटर है पूरा यहाँ से। जैसे कोई यह तार है, यहाँ पर हम इसका एग्जांपल दे दें कि यहाँ तार है तो इसका यह डायमीटर है, यह पूरा यह डी कहलाएगा और यह इसकी लंबाई है, यह एल कहलाएगा। अब इसमें यदि हम वृद्धि कर देते हैं, यदि इसमें हम वृद्धि कर देते हैं लंबाई में, अब ये लंबाई में वृद्धि तो यह ज़्यादा कर लिया,
यहाँ तक बढ़ गया। इसकी लंबाई में यह वृद्धि हो गई स्मॉल एल। इसकी लंबाई में स्मॉल एल की वृद्धि हो गई, यह प्रारंभिक लंबाई पहले से थी। तो इसके डायमीटर में कमी आ गई। पहले यह यहाँ तक डायमीटर था, अब इतना डायमीटर कम हो गया, यह डेल्टा डी है। जो कमी आई है वो डेल्टा डी है। इस प्रकार से हम पारसीय विकृति की बात करते हैं, डेल्टा डी बटा के कैपिटल डी, यानी कि प्रारंभिक व्यास यह है और व्यास में कमी यह है। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर अनुदैर्ध्य विकृति की बात करें तो यहाँ बात करेंगे कि अनुदैर्ध्य विकृति, इसको परिभाषित भी कर चुके हैं हम लोग पहले से, कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर परिवर्तित लंबाई, यानी लंबाई में जो वृद्धि हुई है, अब बटा की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को यह कहते हैं। फिर पॉइसन अनुपात, जैसा कि परिभाषा में बताया गया है, तो इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं पॉइसन अनुपात को। तो ये सिग्मा बराबर होगा पार्श्वीय विपथन, पार्श्वीय विकृति, पार्श्वीय विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। यह इक्वेशन नंबर 3 हो जाता है। फिर हम बात करेंगे समीकरण 3 में 1 और 2 से मान रखने पर, हम मान रखेंगे 1 और 2 से 3 में, तो सिग्मा बराबर होगा पारसीय विकृति की जगह डेल्टा डी अपान कैपिटल डी, इसके जगह स्मॉल एल बटा कैपिटल एल। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो यह उलट करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा डी अपान कैपिटल डी इंटू कैपिटल एल अपान स्मॉल एल। इस प्रकार से पॉइसन अनुपात सिग्मा बराबर हो जाता है डेल्टा डी इंटू कैपिटल एल अपान कैपिटल डी इंटू स्मॉल एल। यह समीकरण इसका होता है समीकरण नंबर 4, जिसमें संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। सिग्मा को हम पॉइसन अनुपात कहते हैं, इसको पॉइज रेशियो भी कई जगह कहा जाता है। पॉइसन अनुपात, पॉइसन अनुपात इसको कहते हैं सिग्मा को। यहाँ डेल्टा डी को व्यास में परिवर्तन, व्यास में परिवर्तन कहते हैं। कमी या वृद्धि दोनों हो सकता है। जब लंबाई में वृद्धि होती है तो व्यास में कमी होती है, लंबाई में जब कमी होती है तो व्यास में वृद्धि होती है। यह है प्रारंभिक व्यास। प्रारंभ में व्यास कितना है इसको यह बता रहा है प्रारंभिक व्यास। यह प्रारंभिक व्यास बता रहा है। यह बता रहा है लंबाई में वृद्धि को, लंबाई में वृद्धि, और यह बता रहा है प्रारंभिक लंबाई को। प्रारंभिक लंबाई के बारे में यह बात कर रहा है। इस प्रकार आप पॉइसन अनुपात के बारे में जानकारी लिए। अब इसके बाद हम भंजक प्रतिबल के बारे में बात करेंगे। भंजक प्रतिबल क्या है? ब्रेकिंग स्ट्रेस। व्हाट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस? भंजक प्रतिबल क्या है? भंजक प्रतिबल ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है भाई? इसके बारे में बात की जाती है कि जब कोई वस्तु अपने ही भार के कारण, जब
कोई लंबी वस्तु अपने ही भार के कारण लंबाई में वृद्धि करते हुए टूट जाती है। तो उसे भंजक प्रतिबल कहते हैं। अब भंजक प्रतिबल को हम लोग यहाँ पर BS से डिनोट कर सकते हैं, और BS बराबर होगा क्या भाई, कोई भी प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल यह भी हो जाएगा। चलो भाई, बल बटा क्षेत्रफल हो गया। अब बल को यहाँ पर हम भार के द्वारा डिनोट कर रहे हैं, तो भार W बराबर mg होता है, तो हम m इंटू जी कर देंगे, अब बटा क्षेत्रफल कर देंगे। चलो भाई, यह भी हो गया। अब द्रव्यमान को हम आयतन गुणे घनत्व कर सकते हैं, आयतन गुणे घनत्व। अब यहाँ देखो भाई, आयतन को क्या लिख सकते हैं हम, लंबाई गुणे क्षेत्रफल। प्रारंभिक लंबाई देंगे तो क्षेत्रफल देंगे, या आयतन की जगह लिख देंगे, रो की जगह रहेगा, जी अपने जगह पर रहेगा, बटा के। ऐसा इसलिए कराया है कि ए से ए कट जाए, और इस प्रकार से ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आ जाता है यल रो जी। अब ये तो भाई भंजक प्रतिबल है ही, यहाँ पर यल क्या है, तो तार की लंबाई, बल्कि प्रारंभिक लंबाई कह सकते हो, प्रारंभिक लंबाई। यह मायने रखता है कि तार कितना ज़्यादा लंबा है, जितना ज़्यादा लंबा रहेगा उतना ही उसके पास भार होगा और टूटेगा। रो घनत्व है, तार का घनत्व है, और जी गुरुत्व त्वरण है। अब यह घनत्व तार के पदार्थ का और लंबाई मालूम रहे, गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 होता है या 10, यह रख करके हम उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं कि उसका भंजक प्रतिबल कितना होगा। तो इस प्रकार से यह भंजक प्रतिबल का भी आर्टिकल हो गया, और यह चैप्टर के लगभग सारे आर्टिकल हम कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम लोग कुछ सवाल के बारे में बात करेंगे। कुछ सवालों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम पहले सवाल के बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के सवाल के बारे में बात करते हैं। किसी वस्तु का भार 10 न्यूटन है, जो किसी 20 सेंटीमीटर लंबी एक रस्सी से लटका हुआ है। यदि रस्सी का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर
स्क्वायर है तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज्ञात करो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके सॉल्यूशन के लिए हम बात करेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक के सूत्र की। यंग प्रत्यास्थता गुणांक से y बराबर mgl अपान पाई आर स्क्वायर स्मॉल। संयोग से इसमें भार mg दिया हुआ है 10 न्यूटन। प्रारंभिक लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इसको हम चाहें तो MKS सिस्टम में हमेशा सवाल को लगाते समय करना चाहिए। और क्षेत्रफल इसका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर की वजह से -4 भी कर सकते हैं। इसमें लंबाई में वृद्धि की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम आगे बढ़ा सकते हैं कि लंबाई में वृद्धि 0.02 सेंटीमीटर है। तो लंबाई में वृद्धि हम यहाँ 0.02 सेंटीमीटर इसको भी ले रहे हैं, तो 2 कर लेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर से, यह सेंटीमीटर है, -2 हमने करा दिया। और 0.02 है, इसमें 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2 हो जाएगा, या 100 यानी 2000 हो जाएगा। तो यह 2 से कटा करके यहाँ पर हम 1000 इसको कर सकते हैं। चलो भाई 1000 हो गया, और 10 मिल करके वो कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो ऊपर हो गया भाई 10,000 हमारा, और नीचे कितना हो गया 40 × 10⁻⁻⁴। -4 भी ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। एक 0 इससे कटा दिए, फिर 1000 को 4 से डिवाइड कर दिए, 4 2 ज़ा 8, 2 20, 4 5 ज़ा 250 हो गया, और 10⁻⁴ हो गया। इसको 1 डिजिट पर ले जा करके करें तो 2.5 हो जाएगा, और इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। इतना हो जाएगा आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं प्रत्येक प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल और दाब सबका मात्रक यही होता है। तो यह आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर यह हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करते हैं एक निगमन के बारे में कि जो क्लैंप कसे हुए तार वाला है। तो बात करते हैं कि एक तार जो 2 क्लैंपों के बीच, 2 क्लैंपों के बीच कसा है।
उसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देने पर उत्पन्न तनाव बल ज्ञात करो। यदि उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2.5 × 10⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है तथा रेखीय प्रसार गुणांक 0.0025 प्रति डिग्री सेल्सियस है। सॉल्यूशन में हम बात करेंगे इसका 2 क्लैंपों में कशे तार में उत्पन्न तनाव बल के बारे में। तो F = y a अल्फा डेल्टा t होता है। यहाँ इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी बताना होगा। इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो y का मान 2.5 है 10⁷, a का मान 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 10⁻⁻4 हो जाएगा। अल्फा का मान 0.0025 है, डेल्टा t का मान 60 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पर हम लोग 40 का 25 में गुणा करेंगे। 25 चौको 100 और 1 0 रहने से 1000 हो जाएगा। यहाँ 2.5 रहने देते हैं, 10⁷ रहने देते हैं, इंटू 10⁻⁻4 को यहाँ ला देते हैं। और 40 में 25 का गुणा कर दिए तो कितना हो गया भाई? 1000 हो गया। 4 अंक पर दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 25 चौको 100, 1 0 1000। ठीक है, इसके बाद इंटू 60। चलो भाई, ये 0.1 हो जाएगा, 60 में गुणा होगा 6 हो जाएगा, और 6 का 25 में गुणा होगा 25 छक्का 150, यानी 15 हो जाएगा। यहाँ गुणे 10 पर घात 7 में से -4 चला गया, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो बात आएगी, एफ का मान जो आएगा वो 15,000 न्यूटन आ सकता है। इसका मान 15,000 न्यूटन, यह आंसर होगा। इस प्रकार से ऐसे ही हम और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लगा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैप्टर को हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लमों के द्वारा कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के चैप्टर को अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।